क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सार्क। सार्क की स्थापना कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में स्थित है। सार्क में देशों की संख्या 8 गो। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। लाइन से बोलिए। पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठा, सातवां, आठवां। 8 हो गया। नीचे से स्टार्ट कीजिएगा, सबसे नीचे, अर्थात एशिया में सबसे नीचे कौन है वहाँ से देखना है। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद रहेगा? एक लाइन में बोल दीजिएगा, बिना सांस लिए हुए एक लाइन में बोलिए 8 का नाम। हाँ, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सब लोग बोलिए जल्दी। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हाँ, अभिषेक बोलिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। देखिए भुला जा रहे हैं, याद है नहीं कर, घर पर जाकर नहीं याद कीजिए, ये दशा होगा। याद है तो बोलिए, बिना सांस लिए हुए बोलिए। हाँ ठीक है, आपको याद है। आपको घर पर जाकर नहीं पढ़िएगा तो यही होगा आप लोगों का दशा। सब लोगों के लिए बोल रहे हैं, घर पर जाकर के जैसे बता रहे हैं याद कीजिएगा तभी याद होगा। याद करने के इसमें क्या है? सबसे नीचे क्या है? मालदीव, उसके ऊपर श्रीलंका, उसके ऊपर भारत, उसके ऊपर पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान। इधर आएंगे तो फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये हमारे सार्क के 8 गो देश हैं। इसमें से ये 8 में से कौन कौन हम लोग पढ़ लिए हैं? हम लोग मालदीव पढ़ लिए हैं। चलिए, मालदीव, श्रीलंका हो गया है। भारत अभी नहीं हुआ है, इसलिए भारत नहीं हुआ है कि भारत में को हम लोग को अच्छा से पढ़ना है पूरा डीप में। भारत को बाद में पढ़ लेंगे। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल नहीं हुआ है। चलिए नेपाल को हम लोग पढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए सब लोग, नेपाल। नेपाल का देखिएगा, एटलस निकालिए, मैप में देखिएगा नेपाल का। सब लोग निकाल लिए हैं? सब लोग निकाल लीजिए। नेपाल का मैप में देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से एटलस में आपका नक्शा दिया हुआ है। ठीक, इसको बोलते हैं नेपाल। क्या बोलेंगे? नेपाल। नेपाल का राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मैप में एटलस में जहाँ बताएंगे वहाँ देखिएगा, ज़्यादातर ध्यान यहाँ रखिएगा। नेपाल की राजधानी कहाँ पर? काठमांडू। सेंटर से यहाँ पर देखेंगे तो बीच में आपका ऐसे स्टार दे करके ऐसे गोला करके लिखा होगा काठमांडू है। काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल में आप सबसे नीचे और सबसे राइट साइड में देखिएगा, अर्थात उत्तर और पूर्व दिशा में देखेंगे। सबसे दक्षिण और पूर्व दिशा में यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा विराटनगर। मिला? विराटनगर। नेपाल का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? विराटनगर। सबसे बड़ा औद्योगिक शहर विराटनगर। जैसे भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर मुंबई, भारत का औद्योगिक राजधानी मुंबई है। उसी प्रकार से नेपाल का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? विराटनगर। तो विराटनगर याद रखिएगा नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू और उसका औद्योगिक शहर विराटनगर। विराटनगर कहाँ स्थित है? नेपाल। अब इस विराटनगर से जब आगे बढ़िएगा ऐसे लेफ्ट की तरफ तो आगे आपको मिलेगा यहाँ पर जनकपुर। मिला? जनकपुर क्या है? तो जनकपुर किस लिए फेमस है? तो माता सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? इसी नेपाल के जनकपुर में हुआ था, जहाँ के जनकपुर के राजा कौन थे? राजा जनक थे। तो उन्हीं के नाम पर इस शहर को बसाया गया और इसका नाम क्या रखा गया? जनकपुर। तो माता सीता का जन्म बिहार के कहाँ पर? सीतामढ़ी में, लेकिन उनका पालन पोषण कहाँ पर हुआ था? जनकपुर में। अब नेपाल में आपको जब भी पूछेगा औद्योगिक शहर नेपाल का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा?
विराटनगर। विराटनगर। विराटनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? विराटनगर नेपाल के लिए। औद्योगिक शहर के लिए। किसके लिए? औद्योगिक शहर के लिए। नेपाल के जितने सारे औद्योगिक शहर है ये सबसे उसमें फेमस और बड़ा कौन है? विराटनगर। तो जब भी एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन पूछेगा विराटनगर किसके लिए प्रसिद्ध है तो क्या बोलिएगा? औद्योगिक शहर के लिए। यहाँ पर विराटनगर के बाद दूसरा औद्योगिक शहर आपको मिलेगा काठमांडू, जहाँ पर राजधानी है। कहाँ पर? काठमांडू, जहाँ पर इसका राजधानी है। तो दूसरा औद्योगिक शहर काठमांडू और नेपाल का राजधानी काठमांडू। काठमांडू में आपका एक एयरपोर्ट है। क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो काठमांडू के बगल में देखिएगा आपको यहाँ पर जहाँ काठमांडू लिखा हुआ है उसी के ठीक बगल में देखिएगा तो आपको एरोप्लेन का यहाँ पर कुछ प्रतीक बनाया होगा। मिला? वो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मिल गया? हाईलाइट कर दिए? चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये जब भी विराटनगर के बारे में पूछेगा तो आपको केवल यही याद रखना है कि नेपाल के सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? विराटनगर, जिसकी सीमा किससे लगती है? बिहार से लगता है। और जनकपुर का किससे लगता है? पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो नेपाल है, नेपाल का सीमा भारत के कितने राज्यों से लगता है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन कौन राज्य। यूके, यूके मतलब उत्तराखंड। यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। और उसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल। यूके, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। ये 5 गो ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं। 1 2 3 4 5। कौन कौन? यूके, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। कौन कौन? यूके, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। अर्थात उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। 5 गो ऐसे राज्य हैं भारत के जो कि किसके साथ सीमा बनाते हैं? नेपाल के। या क्वेश्चन पूछ देगा कि नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य हैं तो 5। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। कौन कौन राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं? आप लोग बोलिए। यूके, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। हाँ, यूके, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। अगर इसको बोले तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम ऐसे 5 भारत के राज्य हैं जो कि किसके साथ सीमा बनाता है? नेपाल से बनाता है। इसमें आपका उत्तराखंड जो है यहाँ ऊपर की ओर सीमा बनाता है। यूके यहाँ पर ऊपर की ओर बनाएगा यहाँ नेपाल में। नेपाल में यहाँ से एक नेपाल के ऊपर यहाँ पर देखिएगा तो एक स्थान है काला पानी। क्या है? काला पानी। इस काला पानी से आपका एक नदी निकलती है जिसको कर्णाली या उसको काली नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्णाली या काली नदी। तो काली नदी कहाँ से निकलती है? काला पानी से। कहाँ से निकलती है? काला पानी से। कहाँ से निकलती है? काला पानी से। उसमें नहीं मिलेगा अभी, जब हम आपको मिल गया तो वो यहाँ ध्यान दीजिए, उसमें अभी मत देखिए, उसमें जब हम बोलेंगे तब देखिएगा, अभी उसमें आपको समझ में देखने में नहीं आएगा। ये जो काली नदी है नेपाल के ठीक बॉर्डर से, भारत और नेपाल के बॉर्डर से होते हुए गुजरती है। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन कर रहा था तो उस समय 1916 ईस्वी में भारत पर कौन शासन कर रहा था? अंग्रेज। तो 1916 ईस्वी में, अर्थात कब? 1916 ईस्वी में भारत अर्थात उसी को बोलते हैं अंग्रेज। उस समय भारत पर कौन शासन कर रहा था? अंग्रेज। तो भारत अर्थात अंग्रेज बोलिए या भारत बोलिए। तो 1916 ईस्वी में अंग्रेजों और नेपाल के बीच में, किसके बीच में? नेपाल के बीच में एक संधि हुआ जिसका नाम था सुगौली के संधि। कौन सा संधि? सुगौली के संधि। सॉरी, 1 मिनट, इसको 1816 कर दीजिए। हाँ, तो 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और नेपाल के बीच में एक संधि हुआ था। कौन सा संधि? सुगौली की संधि। तो अंग्रेजों और किधर गया? नेपाल। तो अंग्रेजों और नेपाल के बीच में एक संधि हुआ था जिसका क्या नाम था? सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और नेपाल के बीच में हुआ। तो उसमें यह निर्धारित किया गया कि भारत की सरहदें और नेपाल की सरहदें दोनों के बीच में जो एक नदी बहती है जिसका नाम है काली नदी, यही उसका सरहदें का विभाजन करती है, अर्थात सीमा का विभाजन करती है। इस काली नदी के इस साइड नेपाल और काली नदी के उस साइड भारत, यानी अर्थात उत्तराखंड। भारत का मतलब उत्तराखंड।
तो जो उत्तराखंड के साथ नेपाल का सीमा बना रहा है, तो ये उत्तराखंड एक राज्य है भारत का जिसका सीमा बनता है नेपाल के साथ। तो यहाँ पर अगर भारत का सीमा देखेंगे तो किस नदी के अपेक्षा काली नदी जैसे जैसे बहती है वैसे वैसे भारत की सीमा है किसके साथ? नेपाल के साथ। तो ये किस संधि के तहत हुआ? 1816 नेपाल के संधि, भारत और अंग्रेजों और नेपाल के बीच में 1816 सुगौली के संधि के तहत। तो एग्जाम में ये भी पूछता है हिस्ट्री में कि सुगौली के संधि कब हुआ था? तो 1816 किसके किसके बीच? अंग्रेजों और नेपाल के बीच। किसके किसके बीच? देख लीजिए, अंग्रेजों और थापा के बीच में बोल रहा है। हम पूछ रहे हैं देश के पहले बताना है कि अंग्रेजों और नेपाल के बीच में, यानी कि पूछिए किसके किसके बीच, तो व्यक्ति के नाम नहीं पूछता है उस समय का, उस समय के देश के नाम पूछता है किस किस देश के बीच में हुआ है। तो सुगौली के संधि किसके किसके बीच में हुआ? अंग्रेजों और नेपाल के बीच में। कब हुआ? 1816 ईस्वी में हुआ था। उस संधि में क्या निर्धारित किया गया था? तो नेपाल का जो सीमा है वो भारत के सीमा से कैसे गुजरता है, तो इसमें निर्धारित किया काली नदी जैसे जैसे गुजरती है वैसे वैसे सीमा नेपाल का भारत से मतलब विभाजित करती है। लेकिन अभी वर्तमान में नेपाल के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री। नेपाल जो क्या कर रहा है कि नेपाल का जब से केपी शर्मा ओली आया था उस समय से विवाद लगा के चला गया, एक विवाद लगा के चला गया। तो जब से ये नेपाल के पीएम जानते हैं क्या कहता है? ये विवाद ये लगा दिया कि यहाँ जो उत्तराखंड है और नेपाल है तो काली नदी के एक छोटा सा आपका अंग है जहाँ से निकल के आती है इधर से ऐसे, जिसका नाम क्या है? लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा जगह से काली नदी में एक छोटा सा शाखा आके मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एक छोटा सा शाखा आके किस में मिल जाती है? इसकी काली नदी में मिल जाती है। तो नेपाल के पीएम बोलता है, अब केपी शर्मा ओली जब से आया था वही इस विवाद को स्टार्ट किया था, आज भले जो भी हो, लेकिन जब केपी शर्मा ओली आया तो इस विवाद को क्या किया? इसको उखाड़ दिया। बोला कहा कि ये काली नदी काला पानी से नहीं निकलती है, ये उसकी शाखा है आपका। ये काली नदी निकलती है लिम्पियाधुरा से। कहाँ से निकलती है? लिम्पियाधुरा से। ये कौन बोलता है? नेपाल के पीएम बोलता है। लेकिन लिम्पियाधुरा से निकलेगा तो विवाद खड़ा ये हो जाता है कि अंग्रेजों के साथ जब 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुआ और नेपालों के बीच में, तो उसमें तो ये निर्धारित किया गया कि काली नदी जहाँ से गुजरेगी वहाँ से भारत की सरहदें होगी। तो अब बताइए कि जब काली नदी यहाँ से निकलती है, अगर इसको काली नदी मान लिया जाएगा तो ये जो उत्तराखंड का नेपाल के ऊपर वाला ये जो उत्तराखंड का हिस्सा होगा ये तो चला जाएगा नेपाल में ना, ये तो उसका हो जाएगा। जब तो ये विवाद किसने उखाड़ा? केपी शर्मा ओली। तो ओली का लोली ठीक हो जाएगा जब भारत छोड़ देगा ना, तो नेपाल लोली इसका ठीक कर देगा, सब विवाद उखाड़ छूट जाएगा इसका। तो इतना क्षेत्र जो है उत्तराखंड का ये हड़पना चाह रहा है कौन? नेपाल। लेकिन भारत भी बहुत समझदार है, ये भी चुपचाप है कि क्या मूर्खों की टोली में चुप रहना ही अच्छा होता है, इसको भी समझ में नहीं आ रहा है। मुख्य नदी जो काली नदी है वो कहाँ से निकलती है? काला पानी से, और ये सरहदों का विभाजन करती है यहाँ से। ये तो एक क्या है? उसकी शाखा है। और ये वाला क्षेत्र किसका है? ये भारत का है। यहीं से ये विवाद उत्पन्न कर दिए कौन? केपी शर्मा ओली। आज जितना दिन केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बैठा था उतना दिन किसके इशारा पर चल रहा था? चाइना के। तो नेपाल किसके इशारा पर काम कर रहा है अभी? चाइना के। इसको भी पता नहीं है कि चाइना अच्छे अच्छे लोगों को भीख मंगवा दिया। पाकिस्तान को किसने भीख मंगवाया? चाइना। श्रीलंका को किसने भीख मंगवाया? चाइना। अभी देख लीजिए श्रीलंका क्या दशा हुआ है, देख रहे हैं ना। हम टूटा बंदरगाह ले लिए श्रीलंका को पोला करके, और हम उसके बाद पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह ले लिया चाइना पोला करके। अब नेपाल में घुसेगा और नेपाल में इसको बोले एक काम करो, तुम काठमांडू मत दे दो, तुम क्या करोगे? विराटनगर तुम अपना दे दो, सबसे बड़ा औद्योगिक शहर दे दो, हम भारत के साथ यहाँ से व्यापार आसानी से कर लेंगे। अब विराटनगर इसका पोला लेगा, इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, उसके इशारा पर चल रहा है। इतना ज़्यादा कर्ज दे देगा, इतना ज़्यादा कर्ज दे देगा नेपाल को चाइना कि अंत में आके कहेगा कि तुम अपना औद्योगिक ये शहर है वहाँ पर हमारी कंपनियाँ लगाने दो, और लगाने के बाद धीरे धीरे ये औद्योगिक शहर दे दो हमको, इसको विकसित करेंगे। MOU पर साइन करवा लेगा, इस पर लिख दीजिए कि हम चाइना के कर्ज इतना लिए हो जिसके कारण विराटनगर चाइना को दे रहे हैं। अब इनका ओली का लोली सोच हो जाएगा वो दिन, अभी बकलोल बने हुए। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे चले हैं।
भारत का सीमा, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सरहद का निर्माण विभाजन करती है? नेपाल के साथ सीमा भारत के कितने राज्यों का लगता है? 5। कौन कौन? यूके, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। ये भूलिएगा फिर कई गो नेपाल के साथ? 5 गो। कौन कौन? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। तो जब आपको ये एक लफ्ज में जुबा पर याद रहेगा कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम, आप क्वेश्चन में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, लिख देगा उत्तराखंड, यूपी, बिहार और एगो दे देगा आपका छत्तीसगढ़। तो उसमें खोजिएगा ना, आपको याद रहेगा 5 गो, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। और चारों ऑप्शन में खोजिएगा कि कौन एगो एक्स्ट्रा घुस गया, उसको निकाल लो, वही आंसर होगा। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। इसके अलावा कौन एगो एक्स्ट्रा घुस गया तो आंसर आपका वही होगा। नेपाल के साथ सीमा वो नहीं बनाएगा। बाकी किसी का हैसियत नहीं है जो नेपाल के साथ सीमा बना दे, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम के अलावे। तो ये 5 गो राज्य याद रहेगा और कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे चले। ये जो नेपाल है आपका मध्य हिमालय के रेंज में आता है। अभी आपको हम अलग से जब नदी, पर्वत, पहाड़ और नदी ये सब जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि हिमालय पर्वत कितने श्रेणियों में बांटा हुआ है। तो मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में। नीचे वाला को क्या कहते हैं? शिवालिक। उसके बाद वाला को क्या कहते हैं? मध्य, अर्थात भारत के क्या भारत पर्वत बोलते हैं, महाभारत पर्वत बोलते हैं। उसके बाद एक बृहद होता है, उसके बाद ट्रांस होता है। तो ये सब हिमालय जब पढ़ाएंगे ना तो आपको बांट करके ये आपको समझाएंगे। तो जब पहाड़ पर्वत पढ़ेंगे तो नेपाल के बारे में ज़्यादातर पहाड़ या पर्वत पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। नेपाल में याद रखिएगा कि नेपाल में 88% जनसंख्या क्या है? हिंदू है। कैसा है? हिंदू है। जब भी क्वेश्चन पूछे कि नेपाल में कितने परसेंट लोग हिंदू हैं तो कितना परसेंट? 88% हिंदू है। बाकी 12% क्या है? अदर लोग हैं। ठीक। अब चलिए नेपाल के एटलस में देखिएगा आप लोग सब लोग, नीचे के इतना क्षेत्र लगभग 20% क्षेत्र को देखिएगा तो हरा रंग से रंगा गया होगा। रंगा गया है एटलस में। हरा रंग से क्यों रंगा गया? वह इसलिए रंगा गया कि नेपाल का जो हरा रंग से रंगा गया क्षेत्र है वो आपका क्षेत्र कहलाता है तराई का क्षेत्र। क्या कहलाता है? तराई का क्षेत्र। अर्थात यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप खेती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, फसल मतलब उत्पादन कर सकते हैं। तो अब बताइए कि इसका 20% क्षेत्र पर खेती होता है और बाकी 80% पर क्या है? पर्वत, पहाड़ है, चट्टान है, नदी है। तो उससे क्या हो जाएगा? इसको 20% पर खेती करके 100% के पेट भर लीजिएगा? नहीं। ये नेपाल भारत से क्या लेके जाता है? चावल, गेहूं, दाल, आटा, फ्यूल, ईंधन, पेट्रोलियम, ये सब कहाँ से लेके जाता है? भारत के। ये नेपाल हवाई जहाज़ पर चढ़ने के लिए ना बिहार के किशनगंज से ये अपने सब फ्यूल लेकर जाता है। कहाँ से लेकर जाता है? किशनगंज से बिहार के। आज अगर भारत सरकार बंद कर देगी, नेपाल को नहीं देना है फ्यूल, तो इसका सब हवाई जहाज़ पर केपी शर्मा ओली उड़ते हैं ना, फुर सब उड़ल छूट जाएगा। चाइना जाते रह जाएंगे। चलिए आगे। तो ये नेपाल को भारत सरकार बहुत सहयोग करती है और इसलिए सहयोग करती है कि नेपाल हमारा मतलब कि नेपाल का आज न केपी शर्मा ओली आए तो ये विवाद उखाड़ दिए हैं। नेपाल भी अपना मित्र धर्म के मतलब कि रक्षा करता था, हमारे साथ मित्रता के रास्ते पर चलता था। नेपाल के वैसे एक भी भारत के ऐसे युद्ध नहीं है जिसमें गोरखा भाइयों ने शहीद नहीं हुआ हो। भारत के कोई भी ऐसा युद्ध बताइए जिसमें गोरखा रेजिमेंट के लोग शहीद ना हुए हो। सब में हुए हैं। और गोरखा रेजिमेंट के लोग कहाँ से आते हैं? नेपाल से आते हैं। तो नेपालियों ने हमें बहुत सहयोग किया है, इसलिए हम लोग नेपाल को भाई मानते हैं अपना। लेकिन केपी शर्मा ओली जब से आए हैं ये समझ रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच में क्या कर दें, हम रिश्ता बिगाड़ दें और अपने चाचा चाइना के साथ में अपना कहने पर काम करते थे। तो चाइना कितना दिन काम करेगा? इतना न कर्ज दे देगा, उसके बाद में कहेगा कि विराटनगर दे दूँ। इसी पर उसका निगाह है। विराटनगर सबसे बड़ा औद्योगिक शहर यही है उसका, विराटनगर। तो भारत जितना नेपाल का सहयोग करता है, जितना हो सकता है उतना करता है। किसका? नेपाल का। क्यों करता है? क्योंकि नेपाल भी हमारे साथ सहयोग किए हैं, हमारे साथ खून बहाए हैं, मरे में मिटे हैं, युद्ध में अपने आप को झोंक दिए हैं। तो गोरखा रेजिमेंट हमारे लिए बहुत सारा योगदान दिए, इसलिए हम लोग भी नेपाल के साथ बहुत सारा मतलब कि मित्र धर्म निभाते हैं। जो कुछ भी नेपाल घटता है हम देते हैं। यहाँ तक कि बिहार से नहीं, मलेशिया से नेपाल क्या लाता है? पाम ऑयल। क्या लाएगा मलेशिया से? पाम ऑयल लाता है। और पाम ऑयल जो होता है एक तेल होता है, पाम ऑयल, रिफाइन। हाँ, तो मलेशिया नारियल देखिए,
नारियल के जैसा होता है और उसको मलेशिया से लाता है और विराटनगर में मशीन लगाया हुआ है। इसको मशीन में डाल के उससे पाम ऑयल तेल निकालता है और सब भारत को सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है? भारत को। और भारत सरकार उसको खरीदता भी है, बदले में पैसा भी देता है और कहता है कि लो पैसा, तुम्हारा अर्थशास्त्र ठीक रहेगा इससे। भारत सरकार एक बार क्या किया कि डायरेक्ट गया मलेशिया और मलेशिया से बोला कि हम नेपाल से नहीं खरीदेंगे, हम मलेशिया से डायरेक्ट लाएंगे पाम ऑयल। अब नेपाल बीच में चिल्लाने लगा, भारत सरकार से कहने लगा कि आप ही जब डायरेक्ट लेकर आइएगा तो हमारी तो अर्थव्यवस्था सब चरमरा जाएगी। भारत सरकार से बोला कि आप ऐसा मत कीजिए। भारत बोला कि ठीक है, तुम भी तो हमारा भाई है ना है यार, इतना खून पसीना बहाया है हमारे साथ, तुम्हारे साथ हम दागाबाजी नहीं करेंगे। मलेशिया से पाम ऑयल लाना बंद कर दिए, कहा कि तुम ही लाओ मशीन में अपना रिफाइन करो विराटनगर में और कहाँ एक्सपोर्ट करो भारत में, बदले में तुमको हम पैसा देंगे, तुम्हारी अर्थव्यवस्था सही रहेगी। तो हम इसको इतना मदद करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ कुछ ऐसी आती है जो कि हमारे बीच में विवाद खड़ा कर देती है। तो भारत सरकार भी बहुत चालाक है, ये भी जानती है कि वहाँ के पीएम का पोस्ट कितना दिन रहेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद अब के पी शर्मा ओली हट गए कि नहीं हट गए? कितना दिन रहे पोस्ट पर? अब हट गए। तो कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन छेड़ता है तो भारत पहले सोचता है, समझता है, देखता है कि इससे हमारा ये दूरगामी परिणाम क्या आने वाला है। जब उस समय भारत चिल्लाने लगता ना कि नेपाल के साथ ऐसा बंद कर देता चावल दाल गेहूँ, तो ये नेपाल खाने के बगैर मरने लगता, तो के पी शर्मा ओली कहते ना कि देखो भारत क्या कर रहे हैं हम लोगों के साथ, सब चीज़ बंद कर दिया है। तो यहाँ के जो जानता था उसको बुरा लगता, वो सब जम किसको वोट देता, सब के पी शर्मा ओली को कहने पर, फिर जीत जाता वो चुट्टा। तो इसीलिए भारत सरकार भी चुपचाप शांत रहती है। बहुत समझदार है भारत सरकार कि ये जो विवाद है ये सिर्फ के पी शर्मा ओली का पर्सनल मैटर है, ठीक, यहाँ की जनता का नहीं है। जनता बहुत समझदार है, वहाँ के जनता जान रही है कि भारत हमारे लिए मर मिटने को तैयार रहता है, इसलिए हम भारत के साथ बगावत कभी नहीं करेंगे। हालांकि भारत के साथ हर युद्ध में गोरखा रेजिमेंट चढ़ बढ़ के अपना हिस्सा लिए हैं और लड़े हुए हैं। बहुत छूट भी देता है सर। यहाँ तो कोई दिक्कत नेपाल में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है पर्वत पहाड़ और नदिया के बारे में। अब यहाँ पर भारत सरकार भी कहीं कहीं गलती करता है, नेपाल के साथ भी गलती करता है। अब ये नेपाल क्या कहता है कि भारत सरकार से कि तुम आओ और मेरे पास, क्या ये भारत सरकार बोला कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। जितनी सारी विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में जो नदियाँ आती है बह के, वो ऊपर तिब्बत है, नेपाल के ऊपर क्या है? तिब्बत है। तिब्बत की राजधानी लासा, ये चाइना कब्जा कर लिया है। और तिब्बत से सारी नदियाँ नेपाल से होते हुए, चाहे गंडक हो या सप्तकोशी हो या बागमती हो, ये सब कहाँ से होते हुए आती है भारत में? ये सब आती है नेपाल से होते हुए। तो भारत सरकार नेपाल से बोला कि हम तुम्हारे पास क्या बनाएंगे जल प्रपात बनाएंगे, बांध बनाएंगे, बिजली उत्पादन करेंगे। तो नेपाल बोला कि ठीक है आइए बनाइए, तो लेकिन हमारा एक शर्त है। नेपाल ने शर्त रख दिया कि हमारे पास जब बनाइएगा ना, बिजली उत्पादन कीजिएगा, तो आप हमको यहाँ से जो बिजली लेकर जाइएगा उत्पादन करके, तो हमको कुछ पैसा दीजिएगा ना। तो पैसा हम रुपया में नहीं लेंगे, हम किस में लेंगे? हम आपका रुपया वो आपका डॉलर में लेंगे। किस में लेंगे? डॉलर में लेंगे। अब भारत सरकार यहाँ पर बोला कि नहीं, हम डॉलर में नहीं देंगे, हम रुपया देंगे भाई, डॉलर क्यों देंगे तुमको? तो यहाँ पर नेपाल बोला कि ना, यहाँ पर हम जब लेंगे तो डॉलर लेंगे। भारत सरकार को भी चाहिए कि रुपया दे देना चाहिए। क्या दिक्कत है? डॉलर में दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है भाई? 80 को रुपया है, अब इसको $1 दे दीजिएगा, बात बराबर है। 80 रुपये दीजिए चाहे $1 दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? अब भारत सरकार यहाँ पर गलती कर रहा है, ये कह रहा है कि जब देंगे रुपये देंगे, डॉलर नहीं देंगे। अब डॉलर जब तुम नहीं देगा तो ये क्या करेगा? चाइना के इशारा पर चल रहा है अभी, तो चाइना के इशारा पर चलेगा। चाइना आएगा, सारा बांध बना देगा, जल विद्युत परियोजना बना करके बिजली उत्पादन करेगा, इसको डॉलर में दे भी देगा पैसा चाइना। तो ये डॉलर में चाइना दे भी देगा नेपाल को, और दे करके इसको इतना ज़्यादा कर्ज दे देगा, इतना ज़्यादा कर्ज दे देगा, अंत में जाकर कहेगा लास्ट में कि नेपाल सुनो बेचारे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम कहाँ से देगा? ये जो विराटनगर है ना, तुम ये मुझे दे दो, हम इसको विकसित करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम विकसित करेंगे। अंत में बेचारे नेपाल के पास उतना पैसा रहेगा नहीं जो कि वापस करे। जैसे पाकिस्तान को इतना ज़्यादा कर्ज दे दिया, उसके पास वापस करने के लिए पैसा है? उसका खुद इतना अर्थव्यवस्था बिगड़ा हुआ है कि अपना पेट भरिए न रहे, वापस क्या करेगा कर्जा? अपना घर चलिए न रहे, कर्जा का चीज वापस करेगा? किसी भी व्यक्ति का अपना पेट भरेगा, अपना घर चलेगा, तब ना कर्जा वापस करेगा। खाला बिना मर रहा है तो कर्जा वापस क्या करेगा? तो पाकिस्तान की दशा वही हुआ है। अंत में ग्वादर बंदरगाह चाइना ले लिया उसका। कौन ले लिया? चाइना। श्रीलंका को इतना ज़्यादा कर्ज दे दिया, उसका हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिया। बांग्लादेश को चटगांव बंदरगाह ले लिया।
लेकिन चटगांव बंदरगाह अभी लिया नहीं है, लेने वाला था, लेकिन वहाँ के जो प्रधानमंत्री है ना शेख हसीना बहुत समझदार है, कोई नहीं देंगे चुट्टा, भाग यहाँ से, चाइना को हम देने वाले हैं, भगा दिया वहाँ से। तो चाइना हम लोगों को चारों तरफ से घेरता है। श्रीलंका से हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिया, पाकिस्तान से ग्वादर बंदरगाह ले लिया, बांग्लादेश से चटगांव बंदरगाह मांग रहा था, और चारों तरफ से भारतीय को घेर रहा था। भारत ने भी, मोदी जी जब से आए हैं थोड़ा सा समझदारी दिखा रहे हैं। ये शेख हसीना से कुछ बातचीत किए, अब बोले चाइना को भगाओ इधर से, या चाइना को मत रहने दो। चटगांव पर MOU पर साइन, MOU बनने वाला था, MOU बनने वाला था किसके किसके बीच, चाइना, बांग्लादेश और चाइना के बीच में बनने वाला था। शेख हसीना आई, बोली भाग, तुम्हारे साथ हम नहीं बनाएंगे, यहाँ तुमको हम नहीं रहने देंगे। एक बार मोदी जी शेख हसीना से भेंट किए, इंटरनेशनल रिलेशन में वो लोग क्या क्या बात किया अपना, आज तुरंत चाइना को भगा दिया, नहीं तुमको हम नहीं देंगे। तो चटगांव से तो भगा दिया, लेकिन बाकी ये जो चट्टा पाकिस्तान दे दिया ग्वादर बंदरगाह, ये श्रीलंका दे दिया हम्बनटोटा बंदरगाह, यहाँ से तो कैसे भागेगा अभी। तो ये सब थोड़ा सा भारत सरकार की गलती करी। भारत सरकार को चाहिए कि नेपाल को डॉलर में ही पैसा दे दो ना भाई, 80 रुपया $1 दे दो, $2 होगा तो 160 रुपये दे दो, लेकिन तुम यहाँ पर बिजली घर बनाओ, नहीं तो चाइना आगे चल के क्या करेगा, बना देगा, तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर भारत सरकार समझता नहीं है, ये इसका भी कुछ थिंक टैंक है ना, कहीं कहीं बहुत अच्छा काम करता है, कहीं कहीं एकदम गधा वाला काम करता है सब। चलो आगे चले आए। ये था आपका नेपाल। नेपाल के बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ जाने हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बताते हैं नेपाल के बारे में। ये नेपाल है आपका, नेपाल। नेपाल की राजधानी पूछेगा कहाँ, बताइएगा, काठमांडू, काठमांडू। और यहाँ पर सबसे नीचे नेपाल का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर विराटनगर। और ये जनकपुर किस लिए फेमस है, जनकपुर माता सीता के पालन पोषण के लिए। जन्म कहाँ हुआ था माता सीता का, बिहार के सीतामढ़ी में। अब ये नेपाल में आप देखिएगा, सबसे राइट साइड में आएंगे और ऊपर आएंगे यहाँ पर, तो आपको एक पर्वत मिलेगा। यहाँ पर त्रिभुज जैसा ऐसे बना, त्रिभुज का मतलब होता है पर्वत। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना के आपको एटलस में देखिए, सब लोग लिखा होगा मकाऊ, मकाऊ लिखा, मकालू, मकालू मिला, त्रिभुज बना के मकालू लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल में मकालू पर्वतमाला है। कौन सा पर्वतमाला है, मकालू। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा मकालू पर्वतमाला किस देश में है, नेपाल। मकालू पर्वतमाला किस देश में है, नेपाल। मकालू से ठीक, मकालू से ठीक बाएं साइड आएंगे और ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा ये माउंट एवरेस्ट। क्या मिलेगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट मिला। इसको भी हाईलाइट कर दीजिए दोनों को। मकालू और माउंट एवरेस्ट ये दोनों पर्वतमाला किस देश में है, नेपाल में। मकालू और माउंट एवरेस्ट किस देश में है, नेपाल में। अब माउंट एवरेस्ट से जैसे आप आगे चलिएगा तो यहाँ मकालू, माउंट एवरेस्ट, आप फिर यहाँ लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक पर्वतमाला मिलेगा जिसका नाम है गौरी शंकर। क्या नाम है, गौरी शंकर। यहाँ भी एक पर्वतमाला मिल गया। हाँ, तो मकालू, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर। मकालू, माउंट एवरेस्ट और गौरी शंकर ये तीनों किस देश में है पहाड़ियाँ, नेपाल में। नेपाल के 3 गो प्रमुख पहाड़ियों का नाम बताइए। मकालू, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर। कौन कौन, मकालू, माउंट एवरेस्ट और गौरी शंकर। मकालू, माउंट एवरेस्ट और गौरी शंकर। जब भी एग्जाम में पूछेगा कि नेपाल में प्रमुख कौन कौन सी पर्वतमाला है तो क्या बोलिएगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट और गौरी शंकर। मकालू, माउंट एवरेस्ट और गौरी शंकर। ये 3 गो पहाड़ी याद हो गया। ये हो गए दाहिना साइड से, अर्थात हम लोग दाहिना साइड से जब देखें, दाहिना का मतलब क्या होता है, पूरब। ये हो गया पूर्वी दिशा से मकालू, माउंट एवरेस्ट और गौरी शंकर। अब आते हैं पश्चिम से, पश्चिम से नहीं सेंटर से। जब सेंटर में यहाँ पर ऊपर की ओर देखिएगा तो एक त्रिभुज बना करके और यहाँ पर लिखा होगा, क्या बोलते हैं इसको, एक पर्वतमाला है धौलागिरी, धौलागिरी मिल गया, धौलागिरी। सेंटर में देखेंगे, सेंटर से ठीक ऊपर माथे पर देखेंगे, ये बीच में देखिएगा सेंटर, और ठीक ऊपर माथे पर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा यहाँ मिल गया ना एटलस में, तो इसको बोलते हैं धौलागिरी। धौलागिरी पर्वतमाला किस देश में स्थित है, नेपाल में। किस देश में स्थित है। तो अभी तक हम आप लोगों को 4 गो पर्वतमाला बताएं, कौन कौन लाइन से बताइए जल्दी।
मकालू माउंट एवरेस्ट गौरी शंकर धौलागिरी, मकालू माउंट एवरेस्ट गौरी शंकर धौलागिरी, मकालू माउंट एवरेस्ट गौरी शंकर और धौलागिरी, ये 4 को मिल गया। धौलागिरी के बाद आपको एक और पर्वतमाला मिलेगा जिसका नाम है अन्नपूर्णा। जी सर, इसके नीचे अन्नपूर्णा मिला, उसके नीचे, हाँ सर, मिल गया। उसके नीचे और राइट साइड में, हाँ, मिल गया। हाँ अन्नपूर्णा। तो अब कितने हो गए पर्वतमाला? 5। कौन कौन? मकालू माउंट एवरेस्ट गौरी शंकर धौलागिरी और अन्नपूर्णा। ठीक है, मकालू माउंट एवरेस्ट धौलागिरी और अन्नपूर्णा, मकालू माउंट एवरेस्ट गौरी शंकर धौलागिरी अन्नपूर्णा, ये 5 को होगा। चलिए, इसके जैसे आगे आप बढ़िएगा तो आपको एक मिलेगा मकालू माउंट एवरेस्ट गौरी शंकर धौलागिरी अन्नपूर्णा, और आपको मिलेगा यहाँ पर मानसालू। जी सर, जी मानसालू मिला। जी सर, मिल गया। मानसालू। अब कितने पर्वतमाला हो गए? 6। अब 6 के नाम बताइए लाइन से जल्दी। मकालू माउंट एवरेस्ट गौरी शंकर धौलागिरी अन्नपूर्णा और मानसालू, 6 को होगा। मकालू माउंट एवरेस्ट गौरी शंकर, उधर से जब देखेंगे तो उधर से जब दाहिने से देखेंगे तो मकालू माउंट एवरेस्ट गौरी शंकर, उधर से देखेंगे धौलागिरी अन्नपूर्णा और मानसालू, धौलागिरी अन्नपूर्णा और मानसालू, धौलागिरी अन्नपूर्णा और मानसालू। यहाँ से जब देखेंगे तो मकालू माउंट एवरेस्ट और गौरी शंकर, ये 6 को पर्वतमाला याद रहेगा। कौन कौन? मकालू माउंट एवरेस्ट गौरी शंकर धौलागिरी अन्नपूर्णा मानसालू, धौलागिरी अन्नपूर्णा मानसालू, धौलागिरी अन्नपूर्णा मानसालू, याद रहेगा 6। तो ये 6 को पर्वतमाला आप याद रखिएगा। कहाँ पर? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। अब नेपाल में याद रखिएगा कि नेपाल में जब भी चलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड, लेफ्ट का मतलब होता है पश्चिम दिशा में, सबसे पश्चिम दिशा में, और ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो एक आपका पर्वतमाला मिलेगा जिसका नाम होगा ओपी पर्वतमाला। ओपी? हाँ, मिला। एपी है? एपी उसी को बोलते हैं, ओपी। एपी पर्वतमाला कहिए या ओपी पर्वतमाला, अंग्रेजी में एपी बोलते हैं, हिंदी में उसको ओपी बोलते हैं। ओपी पर्वत एक त्रिभुज बना के लिखा होगा। मिला। तो ओपी पर्वत किस देश में स्थित है? नेपाल। ओपी पर्वत नेपाल में। ओपी पर्वत किस देश में स्थित है? नेपाल। किस देश में स्थित है? नेपाल। ओपी पर्वत नेपाल में। अब पर्वत जो बताएं, नेपाल में कई गो पर्वत बताएं? 7। कौन कौन? मकालू माउंट एवरेस्ट गौरी शंकर धौलागिरी अन्नपूर्णा मानसालू, और अंत में ओपी। अंत में ओपी। अब नेपाल से क्वेश्चन छूटेगा। अब बताइए, काली नदी कहाँ से निकलती है? काला पानी से। काला पानी से, लेकिन इसकी एक शाखा है जो कि कहाँ से निकलता है? लिम्पियाधुरा से। कहाँ से निकलता है? लिम्पियाधुरा से। काली नदी की शाखा का, शाखा मतलब एक छोटा सा ब्रांच जो नहर जैसा आके उसमें मिल जाती है। हाँ, तो ये ओलियन इसी को बोल रहा था कि यही उसका मुख्य शाखा है, जबकि मुख्य शाखा कहाँ से है? काला पानी से है। तो काली नदी कहाँ से निकलेगी? काला पानी से इसका मुख्य शाखा है, जबकि एक अन्य शाखा है जो कहाँ से निकलती है? लिम्पियाधुरा से। तो काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी। एक अन्य शाखा उसका है जो कहाँ से निकलती है? लिम्पियाधुरा से निकल के आती है। नेपाल के कितने ऐसे भारत के राज्य हैं जो नेपाल के साथ आपका बॉर्डर बनाता है, सीमा बनाता है? 5। कौन कौन? यूके, यूपी, बिहार, बंगाल। यूके, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। कौन कौन? यूके, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। यूके, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम, ये 5 गो राज्य याद रहेगा। यूके, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। अब भूलिएगा ये? नहीं भूलिएगा। अब विराटनगर किसके लिए प्रसिद्ध है नेपाल में? औद्योगिक, हाँ, औद्योगिक शहर के लिए। विराटनगर औद्योगिक शहर के लिए फेमस है। जनकपुर किसके लिए फेमस है? माँ सीता का मतलब पालन पोषण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि माँ सीता का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के सीतामढ़ी में। बिहार के सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी बिहार में एगो स्टेशनों के नाम है, रेलवे स्टेशन सीतामढ़ी, नाम सुने हैं ना? हाँ, तो वहीं पे बिहार के माता सीता का जन्म हुआ था सीतामढ़ी बिहार में, जबकि राजा जनक जी कहाँ ले गए थे? अपने घर जनकपुर में ले गए थे, वहीं पे पालन पोषण किया गया था। ठीक। अब चलिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल में कई गो पर्वतमाला है? 7 अभी मुख्य रूप से 7 गो, ऐसे तो बहुत पर्वतमाला है जो आगे पढ़ाएंगे। अभी आपको कितना हम बताएं? 7 गो। 7 का नाम बताइए। वेरी गुड। मकालू माउंट एवरेस्ट गौरी शंकर, उसके बाद धौलागिरी अन्नपूर्णा मानसालू, उसके बाद अंत में ओपी पर्वतमाला। अब लाइन से बोलिए फिर से। मकालू माउंट एवरेस्ट गौरी शंकर धौलावीरा नहीं, धौलागिरी, धौलावीरा बोल रहा है। धौलावीरा दूसरा जगह है, धौलावीरा भारत में है। ये धौलागिरी है। देखिए लिखे धौला, ग में दीर्घिकार गी या र में दीर्घिकार री, धौलागिरी। ठीक। तो
तो मकालू, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू और ओपी, ये 7 को पर्वतमाला याद रहेगा, अभी भूलिएगा नहीं ना। हाँ तो काली नदी कहाँ से निकलती है? काली नदी कहाँ से निकलती है? काला पानी से। चलिए नेपाल के बारे में अभी इतना ही, बाकी आगे चलते हैं। फिर जब दूसरे राउंड में हम लोग आएंगे तो नेपाल को पूरा खंगाल के पढ़ेंगे एकदम। ठीक, अब आगे चला जाए, अब रहने दें। चलिए तो आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं।